सर तो चाहे 2-3 महीने के लिए खरीदना पड़े या फिर 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए? मैं इसको ना ऐसे पूछता हूँ, एक एक करके पूछता हूँ पहले, उसके बाद अपने सेक्टर बताना। पहले तो जो बहुत ही बहुचर्चित सा एकदम से सेक्टर हो गया वो है सरकारी खेमा, और वो भी एनर्जी स्टॉक्स। ये अचानक से एनर्जी स्टॉक्स को ये क्या हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को? और बहुत सारे एनर्जी स्पेस में एकदम से खरीदारी देखने को मिली है। इनफैक्ट कल तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये सब स्टॉक्स भी चलने शुरू हो गए। देखिए पावर का जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी का थीम इनफैक्ट आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कही तो हमारे हिसाब से भी जो बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, देखिए क्रूड अगर गिरता है और रुपया अगर स्टेबल होता है तो इनको डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ऑटो और एविएशन सेक्टर में अभी भी जो वॉल्यूम थ्रूपुट है वो काफी अच्छा है। एविएशन सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। डोमेस्टिक ऑटो सेक्टर में भी वॉल्यूम ग्रोथ इतना भी खराब नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे डेफिनेटली थोड़ा निवेश बन सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी रिजनेबली अच्छे हैं आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के। और रही बात पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, जैसे आपने कहा कि पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, उसके बाद कोल इंडिया जो कोल का प्रोड्यूसर है, सारी कंपनीज को सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्रंच दिख रहा है, लेकिन डिमांड 6-7% हर साल कंफर्टेबली बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे कुछ भी हो जाए, इन्फ्लेशन भी बढ़े, महंगाई भी बढ़े, लेकिन पावर का कंजम्पशन इतना तेजी से गिरेगा नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ऐसे डिफेंसिव्स को पहले प्रेफर कर रही है। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो शायद थोड़ा सा मार्केट कॉशियस है, क्योंकि टैरिफ्स का पहला असर उनके ऊपर आएगा। जो भी इंडियन कंपनी यूएस को एक्सपोर्ट करती है, अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो इनके लिए मार्जिन प्रेशर आ सकता है, तो इसीलिए शायद फार्मा में इतनी तेजी नहीं देखने को मिली। लेकिन जो पावर कंपनीज है जो डोमेस्टिक फोकस्ड है, वहां पे तो डिमांड अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो हमारा भी मानना है कि आपको डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, और उसमें मैं सीमेंट को भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अनाउंस किया है, कंस्ट्रक्शन पे फोकस रखा है, सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो आपको शायद अच्छी खासी तेजी आने वाले साल में दिखाई देगा। यहाँ पे अल्ट्राटेक है, रैमको सीमेंट है, हेडलबर्ग सीमेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निवेश का एक मौका बन सकता है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि ये जो भी बाइंग आप करोगे उसमें कम से कम 6-12 महीने का टाइम फ्रेम जरूर रखिए, क्योंकि मार्केट्स अभी ऊपर नीचे और वॉलेटाइल ट्रेंड ही दिखाएगा, इसमें एक वन साइड सेकुलर मूवमेंट देखने के लिए थोड़ा समय लगेगा। सर आपने अभी, आपकी तो बहुत इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से बात होती रहती है, तो अभी प्रॉफिट मार्ट क्या बता क्या रहा है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को? अगर एक्यूमुलेट करने हो तो कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखो? स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, विद प्रॉपर डिस्क्लेमर। ये कौन से स्टॉक्स पे धीरे धीरे करके बेट लगाई जा सकती है अब इन मौजूदा स्तरों पे? देखिए मुझे लगता है कि अगर हमारे क्लाइंटों को हमने क्लियरली कहा है कि फाइनेंशियल्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की साइकिल अगर कटती है तो डेफिनेटली बैंकों को काफी फायदा होगा। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, अगर मैं नाम बताऊं तो आईसीआईसीआई बैंक हमारा काफी पसंदीदा काउंटर है। उसके बाद सरकारी बैंक्स में हमको कैनरा बैंक और एसबीआई पसंद है। एनबीएफसी की बात करें तो हमको लगता है कि देखिए अभी हाल ही में कुछ न्यूज आई थी नेगेटिव बजाज फाइनेंस पे, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत अट्रैक्टिव है, प्लस बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिनको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है। कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में श्रीराम फाइनेंस एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि वैल्यू बहुत ही निचले लेवल पे आई है। यहाँ पे भी अगर कोई कम से कम 8-12 महीने के लिए पोजीशन होल्ड करता है तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकती है। सीमेंट में जैसे मैंने कहा कि हम लार्ज कैप में अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद रैमको सीमेंट, उसके बाद हेडलबर्ग सीमेंट में काफी पॉजिटिव है। और एक दो कंपनी जो हमको पसंद है, देखिए अभी एक हाल ही में कंपनी आई थी जो लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए इंडिया में बहुत बड़ी काम करती है, दैट इज इंटरनेशनल जेमिनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये मोनोपोली प्लेयर है। देखिए 417 रुपए में पब्लिक इशू आया था हाल ही में, मुझे लगता है कम से कम 2-3 महीने ही हो गए हुए पब्लिक का इशू हुए। लेकिन अभी भी ये शेयर करीबन आपको 325-330 रुपए में मिल रहा है। और इनका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंपनियां हैं, और इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर करीबन 50% है, करीबन 10-12 ग्लोबल फैसिलिटीज है। और जिस प्रकार से डायमंड का बिजनेस है यूएस मार्केट्स की तरफ ज्यादा है, इंडिया में तो ज्यादातर डायमंड बन के एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी मरेगा नहीं और आगे एक स्टेडी ग्रोथ दिखाएगा। तो ऐसी कंपनीज में हमने निवेशकों को बोला है कि थोड़ी पोजीशंस बनाएं, क्योंकि देखिए ऐसी मोनोपोली प्लेयर्स को आप ज्यादा टाइम तक डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए देखेंगे नहीं। जब भी मार्केट को पता चलेगा कि इनकी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है,
तो कहीं ना कहीं री रेटिंग आएगी। तो ऐसे समय पे आपको ऐसी कंपनीज पे निवेश करना है जहाँ पे मोनोपोली प्लेयर है, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है, और कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया से काम करे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो देखिए कोई भी कंपनी का इवैल्यूएशन आप 2-3 महीने में इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटी आपको फॉलो करना है कि डोमेस्टिक थीम पे ज्यादा फोकस करें। इसमें मैं रियल एस्टेट भी डालना चाहूंगा। रियल एस्टेट में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे डीएलएफ है, अनंतराज है, ऑबरे रियलिटी है। बहुत आई मीन थोड़ी ऊपरी रियलिटी से अनंतराज भी काफी पिटा हुआ है, लेकिन उनका डेटा सेंटर बिजनेस अभी भी काफी अच्छा चल रहा है। चाइना का वो जो डीप सीक सॉफ्टवेयर आने के बाद बहुत भारी बिकवाली हुई थी, एक फियर का माहौल किया गया था, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रांग है, अभी भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जिन लोगों को पहले खरीदने का मौका नहीं मिला, उनको ये मौका जरूर यूज करना चाहिए, और थोड़ा समय यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सरप्राइजिंगली इसमें पूरे में मेटल्स नहीं थे कहीं। मेटल सबसे ज्यादा तेज चलने वाला इंडेक्स है पूरे हफ्ते में। देखिए मेटल में तो अभी भी ट्रेडर का ही फेवरेट ग्राउंड है ये इन्वेस्टर के लिए अभी भी। मुझे नहीं लगता है कि जब तक चाइना में कोई बड़ी बाइंग आती है, या मान के चलिए ग्लोबल मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं, अभी भी आप 3 दिसंबर, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स की बात करें, तो सेल के नंबर्स कोई खास नहीं थे, टाटा स्टील के नंबर कोई खास नहीं थे, हिंडाल्को ने थोड़ा बहुत अच्छा नंबर दिखाया। देखिए मेटल में एक बात समझ लीजिए कि ये हाई बीटा सेक्टर है, चलता भी बहुत ज्यादा है, गिरता भी बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों को ज्यादा रिस्क एपिटाइट है वो ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अभी भी मेटल एक ट्रेडर वाला सेक्टर है, जो ट्रेडिंग माइंडसेट से काम करते हैं। उन्हीं लोगों को यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए। इन्वेस्टर के लिए मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा ट्रिगर है जिससे कि कोई बड़ी तेजी आपको मेटल में देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए वेदांता तो ऐसा शेयर है जो काफी समय से 10-11% डिविडेंड यील्ड पे चल रहा है, लेकिन फिर भी वो चला नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि जो इनको शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है वहां पे मेटल पे थोड़ा एक्सपोजर ले ले, लेकिन जिनको लंबी अवधि के लिए काम करना है, मेटल के लिए शायद 1-2 क्वार्टर आपको वेट करना